गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था वो प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद का टॉपिक था। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया था। आज के इस वीडियो में नया टॉपिक लेते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा संसद। भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट या संसद, कुछ भी कहें, भारतीय संसद। भारत की जो संसद है, जो कि भारत की व्यवस्थापिका है, भारत की विधायिका है, जो देश के लिए कानूनों या विधि का निर्माण करती है, उस संसद के बारे में मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा इस वीडियो में। संसद की बात करें तो भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 या 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 79 ये प्रावधान करता है कि भारत की एक संसद होगी। भारत की एक संसद होगी जिसका गठन एक राष्ट्रपति व 2 सदनों, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होगा। तो संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 79 ये प्रावधान करता है कि भारत की जो संसद होगी उसका गठन एक राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होगा। अतः संसद के गठन की यदि हम बात करें तो संसद के गठन की अगर बात करते हैं तो बड़ा स्पष्ट बात है कि संसद का जो गठन होता है वो 3 अभिन्न अंगों से मिलकर होता है। संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये 3 अभिन्न अंग संसद के हैं, जबकि राज्यसभा व लोकसभा संसद के 2 सदन हैं। संसद की अगर हम बात करें तो संसद कभी भी एक साथ भंग नहीं होती, केवल लोकसभा भंग होती है। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राष्ट्रपति का पद भी एक स्थायी पद है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कब और कैसे किया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 85 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। यहाँ पर 2 बातें हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कि लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कभी भी भंग कर सकता है, और एक बात यह कि प्रत्येक 5 वर्ष में तो लोकसभा को निश्चित रूप से भंग किया ही जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रत्येक 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा को प्रत्येक 5 साल में भंग किया जाता है, उसके नए चुनाव करवाए जाते हैं। और अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। और संसद की अगर हम बात करें तो संसद का प्रमुख कार्य कानूनों या विधि का निर्माण करना है। वैसे और भी अनेक कार्य संसद करती है। संसद के 2 सदन करते हैं, राज्यसभा व लोकसभा। तो यहाँ पर संसद के साथ हम राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, इन दोनों टॉपिक्स को भी समझेंगे। सबसे पहले राज्यसभा को हम लेते हैं, राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करते हैं कि राज्यसभा का जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक मनोनीत और एक निर्वाचित। राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने कितने होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें देखनी है वो यह है कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों का प्रावधान अनुच्छेद 80 में ही किया गया है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, और राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। तो ये संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन एवं राज्यों का सदन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोक राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, और अगर अधिकतम 250 होती है तो ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 238 सदस्य राज्यों से चुनकर आएंगे
एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इनमें अधिकतम 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आने का प्रावधान है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है और इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो किस आधार पर करता है? तो भारत का राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों में विशेष योग्यता अनुभव प्राप्त व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इन 12 सदस्यों में ये मनोनीत करने का प्रावधान है। अब हम देखते हैं चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा में वर्तमान में 233 सदस्य चुनकर आते हैं। इनका चुनाव कौन करता है और कैसे होता है? तो पहली बात तो यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता नहीं करती। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्येक राज्य से सदस्य चुनकर आते हैं। जिस राज्य से जितने सदस्य चुनकर आते हैं उनका चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्य या विधायक या एमएलए जो होते हैं वो वोट देकर करते हैं। विधानसभा के सदस्य मत देते हैं और मत देकर विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। चुनाव की विधि की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उसी विधि से होता है जिस विधि से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में केवल एक अंतर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में गुप्त मतदान पद्धति का प्रयोग नहीं होता, खुली मतदान पद्धति का प्रयोग होता है, ओपन वोटिंग होती है। अर्थात विधानसभा के सदस्य जब राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए मत देते हैं तो प्रत्येक दल का सदस्य अपने दल के पदाधिकारी को, दल के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को दिखाकर अपना मत देता है। इसी को ओपन वोटिंग सिस्टम कहते हैं, खुला मतदान कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसके लिए योग्यता है भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो, कदाचित पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पर 2 प्रकार के कार्यकाल होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। दोनों के कार्यकाल में अंतर है। हम राज्यसभा सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन एक सदन के रूप में राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी एक साथ भंग नहीं होता, स्थायी रूप से कार्य करता रहता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष के लिए एक सदस्य चुना जाता है। राज्यसभा के चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का या प्रत्येक राज्य की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, और उनकी जगह 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा करते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। अर्थात 2/3 सदस्य सदैव कार्यरत रहते हैं, सदैव सदन में बने रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राज्यसभा का सभापति दिलाता है। राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है, वो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र भी सभापति को देते हैं। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव को लेकर, उनकी योग्यता अयोग्यता को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है
तो इस पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य का चुनाव कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से जाकर लड़ सकता है, अर्थात राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य से चुनाव लड़ा जाता है, पूरे भारत में कहीं से भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा व लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है जिससे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंपटीशन के एग्जामों में, कि राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है, राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। अर्थात राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के साथ वो पदेन सभापति होता है। अब हम अगली बात लेते हैं राज्यसभा के टॉपिक में, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति का चुनाव का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया है, 89 में किया गया है राज्यसभा के सभापति उपसभापति का पद का प्रावधान। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है वो स्वतः ही सभापति होता है राज्यसभा का, जबकि उपसभापति का चुनाव होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किसी एक को अपना सभापति और एक को अपना उपसभापति चुना जाता है। सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति को शपथ सभापति दिलाता है। सभापति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभापति की प्रमुख शक्तियां हैं राज्यसभा की बैठकें बुलाना, बैठकों का सभापतित्व करना, बैठकों को स्थगित करना, राज्यसभा में अनुशासन बनाना, अनुशासनहीनता व दल बदल करने वाले सदस्यों पर कार्रवाई करना, राज्यसभा से पारित होने वाले विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। ये सारे कार्य राज्यसभा के सभापति के द्वारा किए जाते हैं और सभापति की अनुपस्थिति में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग उपसभापति करता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है। एक सदन के रूप में राज्यसभा किन कार्यों को करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राज्यसभा संसद का एक अंग है, संसद का एक सदन है और संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वो विधि एवं कानूनों का निर्माण करना होता है। अतः संसद के अंग के रूप में, सदन के रूप में राज्यसभा और लोकसभा का भी सबसे प्रमुख कार्य विधि एवं कानूनों का निर्माण करना है। राज्यसभा की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य शक्तियाँ एवं विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा कुछ सामान्य शक्तियों का प्रयोग करती, कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग करती। या मुख्यतः हम 2 सामान्य और 2 विशेष शक्तियों का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ, सामान्य शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा की सामान्य शक्तियाँ जो हैं वो विधि निर्माण की शक्तियाँ हैं, कानून निर्माण की शक्ति हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, जिनमें एक शक्ति के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि वो साधारण विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करती है और एक शक्ति के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि वो धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयकों को पारित करती है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं राज्यसभा की पहली शक्ति, जिसका संबंध साधारण विधेयकों को पारित करने से। अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है तो साधारण एवं संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के संबंध में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां एक समान हैं। राज्यसभा व लोकसभा की शक्तियां एक समान हैं। ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाते हैं तो दूसरे सदन के द्वारा पारित किया जाता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है वो प्रथम सदन होता है, पारित होने के बाद में जिस सदन में जाता है वो द्वितीय सदन होता है। तो कोई भी साधारण एवं संविधान संशोधन विधेयक किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है वो प्रथम सदन होता है। प्रथम सदन उस विधेयक को कितने समय में पारित करेगा इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन दूसरा सदन
कितने समय में पारित करेगा, इसके लिए 6 महीने की अधिकतम समय सीमा है। अर्थात अगर किसी साधारण या संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके प्रथम सदन द्वितीय सदन के पास भेज देता है, राज्यसभा के पास या लोकसभा के पास, तो दूसरा सदन उसे 6 महीने में पारित करता है। लेकिन अगर 6 महीने में दूसरे सदन ने उस विधेयक को पारित नहीं किया तो वो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, कि अगर किसी साधारण विधेयक को पारित करने को लेकर, किसी साधारण विधेयक को पारित करने को लेकर संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक में एक साथ उस विधेयक को दोनों सदनों के सामने रखकर चर्चा करवाई जा सकती है, मतदान करवाया जा सकता है। लेकिन संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और यदि दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा का उपसभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये साधारण विधेयकों को पारित करने को लेकर स्थिति है। अब दूसरे प्रकार का विधेयक होता है धन विधेयक। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक भी धन विधेयक के ही पार्ट होते हैं। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक की अगर हम बात करें, हालांकि वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक भी होता है और वित्त विधेयक साधारण विधेयक भी होता है। तो अगर वित्त विधेयक धन विधेयक है तो धन विधेयक की श्रेणी में आता है, विनियोग विधेयक भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, इन तीनों विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यसभा की शक्ति या स्थिति कमज़ोर है, लोकसभा शक्तिशाली है। ये तीनों विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। राज्यसभा को इन्हें 14 दिन में पारित करना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में पारित नहीं करे तो ये विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन 14 दिन से पहले पारित कर दे राज्यसभा तो पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा पारित नहीं करके संशोधन सहित लोकसभा को भेजती है तो ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संशोधन को माने या न माने। अर्थात 14 दिन के बाद तो ये पारित हो ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा की शक्ति या स्थिति कमज़ोर मानी जाती है, कमज़ोर मानी जाती है। विशेष शक्ति की हम बात करें, राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियाँ हैं। ऐसी विशेष शक्तियाँ जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। एक अनुच्छेद 249 में है और दूसरी शक्ति अनुच्छेद 312 में है। राज्यसभा की पहली विशेष शक्ति की बात करें हम, जो अनुच्छेद 249 में है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 में प्रावधान है कि अगर राज्यसभा चाहे तो अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये क्या स्थिति है? देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र बनाता है, संसद बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाते हैं, राज्य विधानमंडल बनाते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र राज्य दोनों बनाते हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य। लेकिन अगर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून केंद्र को बनाना हो या केंद्र बनाना चाहे या संसद बनाना चाहे तो उसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 249 में कि पहले राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी, तब जाकर उस विषय पर कानून संसद बनाएगी या बना सकती है। तो राज्यसभा की पहली विशेष शक्ति है राज्य सूची के विषयों को या विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की विशेष शक्ति। राज्यसभा की दूसरी विशेष शक्ति है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को ये विशेष शक्ति प्राप्त है कि राज्यसभा अपनी विशेष बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 312 में ये शक्ति है, ये प्रावधान है कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान कर सकती है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS
और भारतीय वन सेवा IFS। अगर ऐसी कोई चौथी या पांचवी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो, तो राज्यसभा को ये विशेष शक्ति दी गई है कि इसके गठन या सृजन का प्रावधान राज्यसभा के द्वारा अपने विशेष बहुमत से किया जा सकता है। इसके पश्चात संसद में इसके लिए कानून बनाया जा सकता है दोनों सदनों के द्वारा। तो ये विशेष शक्ति है। तो राज्यसभा का जो टॉपिक है उसमें ही सारी विशेष बातें हैं, सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे, लोकसभा का टॉपिक लेंगे। संसद का एक सदन राज्यसभा हमने पढ़ लिया, अगले सदन को हम पढ़ेंगे लोकसभा के रूप में अगले वीडियो में। इसके लिए हम देखेंगे।